हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार चैप्टर से आज की सुबह की शुरुआत करने वाला हूँ मैं। आप लोगों ने पिछले 10 डेज में कई बार बोला कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, ऑल्दो ये है बहुत आसान। ये आपको भी लगेगा जब अपन साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है ये। और इस सिंपल टॉपिक को और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। आपके लिए कोशिश करूँगा जितना ईजी से ईजी बना सकते हो उतना ईजी बना दें। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये आपके सी सैट में तो यूज आएगा आएगा ही। इसके अलावा ये बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग में जितने भी पेपर्स होते हैं, लाइक एसबीआई की बात कर ले, आईबीपीएस की बात कर ले, रीजनल रूरल बैंक की बात कर ले या स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर ले, जहाँ कहीं भी पूछा जाता है ये टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे इस तरीके से कि उस लेवल तक को टच कर ले। और अगर 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 अपन उस लेवल तक को टच कर पाए, आपको समझ आई चीज़ें, तो जो सी सेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से वो बहुत सिंपल होता है, आप बड़ी इजीली कर पाओगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सिलॉग्स। ठीक है। और उससे पहले ये कि संडे के बाद ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बीच में आपने प्रैक्टिस सेट जरूर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के और इंस्टीट्यूट का लेके लगाया होगा। प्रैक्टिस शानदार चल रही होगी। और गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी है दिल्ली में, तो ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि पेपर का टाइम है। तो इस टाइम में हेल्थ के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं, एकदम प्रॉपर जो जितना जो बेस्ट होता है फिट रहने की कंडीशन उसमें रहें, ताकि आप फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं सिलॉग्स का। देखो, ऑफलाइन क्लास में जो पैटर्न मैं पढ़ाता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सेम रखूँ, एकदम सेम 100%। तो जितने बेसिक से शुरू करता हूँ मैं एकदम से बेसिक से बताऊंगा। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है 1 आवर की, वो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व अपन करेंगे, लेकिन मेरा जो बेसिक फोकस रहेगा वो ये कि आपको बेसिक समझ में आ जाए, एकदम सिंपल, है ना। ताकि पैटर्न कैसे भी हो जाए क्वेश्चन के, आपके दिमाग में अगर एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो आप फिर पैटर्न चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वर्ड्स कोई भी चूज़ कर दे, उसको फ्रेम करने के लिए वर्ड्स को नए नए कोई भी पैटर्न लेके आ जाए, एंड ऑफ द होना क्या है, क्वेश्चन तो सेम ही रहना है ना, चैप्टर तो सेम ही रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्ड है आपका, कौन सा, ये जो वर्ड है जिसको अपन सिलॉग्स बोल रहे होते हैं, क्या एक्चुअल में ये सिलॉग्स वर्ड है? तो आपने देखा होगा, अगर बुक की बात करें तो बुक में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कई सारे लोग सिलोजिज्म प्रोनाउंस करते हैं, कई सारे लोग सिलोगिज्म प्रोनाउंस करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें या इस टॉपिक के अंदर जिन चीज़ों को पढ़ना है अपने को, अगर उसकी बात कर लें, तो इस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग दिखाया जाता है वो क्या होता है? टू कंक्लूड। ठीक है। अब ये जो कंक्लूड वर्ड है ये बेसिक वर्ड है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। बेसिक वर्ड क्या है? कंक्लूड जो बेसिक वर्ड है वो किससे बना हुआ है? कंक्लूजन से, है ना। अब आप कंक्लूजन वर्ड समझ गए। आप किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे कब पहुंचते हो? जब आप के पास प्रायर इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में होती है, तभी अपन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि नहीं सर, कई बार तो हमें नहीं भी पता होता, हम तब भी कंक्लूजन निकालते हैं। कई सारे लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, दो लोग बात कर रहे हैं सिंसियरली, पढ़े लिखे लोग, उसके बीच में घुस जाते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से देखना शुरू कर, नहीं नहीं ये हो सकता है। वो कंक्लूजन नहीं, अजम्पशन होता है, और वो भी एक टॉपिक है, अपन उसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेशन, और उसी इन्फॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर बात करें तो क्या नाम दे दिया गया है? उसको नाम दे दिया गया है स्टेटमेंट। अब आप कहोगे कि सर ये हम कहाँ पहुँच गए? तो फाइनली अगर आप चेक करो तो इस टॉपिक के अंदर जिन दो वर्ड्स का इम्पॉर्टेंट यूज होने वाला है, किसका? ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ तक पहुँचाना। किसका? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो बेसिक मतलब क्या है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। स्टेटमेंट कुछ आपको दी जाएगी, अपन उस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, आप उस हिसाब से कंक्लूजन निकालोगे। समझ आई बात?
अब बात ये रही कि सर ये तो बेसिक हो गया, एक्चुअल में करना क्या होगा। तो जब आप स्टेटमेंट रीड करोगे, लाइक एक एग्जांपल समझो, सपोज कर लो कि मैंने ये बोला कि मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है संदीप। अगर मैंने ये बोला कि संदीप को मैंने नेहरू विहार में एक बहुत ही खूबसूरत कार के साथ खड़े देखा। अब मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि एक्चुअल में ये जो कार है वो क्या संदीप की है? आपका आंसर होगा सर हो सकती है। और पूछ लूँ कि नहीं नहीं सही से बताओ कि सर हो सकता है दूसरे की भी हो सकता है संदीप बस उस कार के सामने खड़ा हो फोटो कराने के लिए। और देखो लिटरली जब मैंने बहुत खूबसूरत बात की तो मैंने तो कार ही सोचा था कि मैं कार के बारे में ही बात करूँगा। अगर आप में से किसी ने कुछ डिफरेंट सोच लिया हो तो ये आपके ऊपर है। तो मतलब ये कि वहाँ पर अजम्पशन 3-4 बन रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी और की होगी, उसकी होगी, डिफरेंट है ना? तो उसमें से कोई भी, अगर मैंने बात करी कि 2 ही ऑप्शन है, होना और नहीं होना, तो कोई एक राइट हो जाएगा और कोई एक रॉन्ग हो जाएगा, यही होगा ना। और कई बार जब राइट रॉन्ग की कंडीशन में आप नहीं पहुँचते तो आप क्या कहते हो कि सर डाउटफुल है, अनटिल अनलेस संदीप सामने से आके ना बता दे कि वो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार है वो उसी की है या उसकी नहीं है, तब तक अपन 100% श्योरिटी में नहीं जाएंगे। तो इसमें आपका जब स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट से आप ना, मैं बेसिकली बताने वाला हूँ वेन डायग्राम फॉर्मेट में। आप बेसिकली वेन डायग्राम बनाएंगे और उसे जो कंक्लूजन होगा उस कंक्लूजन को आप चेक करेंगे। कंक्लूजन को जब आप चेक करोगे तो कंक्लूजन बेसिकली 2 तरीके से चेक, मतलब 2 पैटर्न पे देखोगे आप। एक, जब अपन कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल वे में देखें तो आपका आंसर आता है या तो क्या फॉलो, ठीक है, या फिर क्या आता है आपका डू नॉट फॉलो, है ना। एक क्या आता है फॉलो और एक क्या आ जाता है डू नॉट फॉलो। अच्छा, अब बात ये रही कि फॉलो और डू नॉट फॉलो को समझना जरूरी है। क्या फॉलो और डू नॉट फॉलो को समझना जरूरी है। तो कोई भी चीज़ फॉलो कब होगा, कोई भी चीज़ फॉलो तब होगा जब वो 100% राइट होगा। कोई भी चीज़ डू नॉट फॉलो कब होगा, जब वो 100% आपको पता हो कि नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो रॉन्ग है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जब आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो इन दोनों के बीच में भी एक सिचुएशन होता है और वो सिचुएशन हम क्या बोलते हैं, CND। कई जगह लिखा हुआ होगा कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाउटफुल, जब आपके पास 100% जानकारी नहीं होती है। ये कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर सिंपल रखें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने उसको देखा, एक बहुत ही खूबसूरत के साथ खड़ा था वो, और मैंने पूछ लिया तो आप कहोगे सर फिलहाल तो कांट डू है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नॉर्मली कहाँ चला जाता है, डू नॉट फॉलो में। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ, इस कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया जाता हो, क्या, पॉसिबिलिटी। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्लस पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्लस पॉसिबिलिटी की अगर बात कर लें ये ऐसा, तो ये कहाँ चला जाता है, फॉलो में। तो मतलब ये कि नॉर्मली अगर आपको नहीं पता हो उसके बारे में और आपको लग रहा है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो वो जाएगा डू नॉट फॉलो में। लेकिन इन केस उस कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ पॉसिबिलिटी आ जाता हो तो वो किस में चला जाएगा, फॉलो में, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा, इधर राइट इधर रॉन्ग, इधर कैन नॉट बी डिटरमाइन की कंडीशन आती है, ये होता है, ठीक है। अब क्या है, ये हमने समझ लिया कि क्वेश्चन में आपने करना क्या होगा और आपको मिलेगा क्या, स्टेटमेंट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। स्टेटमेंट से आप वेन डायग्राम बना लेंगे, कंक्लूजन को चेकआउट कर लेंगे, कौन सा फॉलो है कौन सा डू नॉट फॉलो है। फॉलो करने के लिए कुछ डेटा डायरेक्ट गिवन होता है, कुछ डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, आपको कनेक्ट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। इतना सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, नॉर्मली जितने भी चीज़ें बनाई जाती है उसको बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए किसी न किसी इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होती है।
वैसे ही ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बीच चाहे आप बात कर ले स्टेटमेंट की, चाहे आप बात कर ले कंक्लूजन की, चाहे आप बात कर ले क्वेश्चन की, चाहे आप बात कर ले आंसर की, इन सब में फ्रेमिंग के लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज़ किया जाता है। और अगर उस इंग्रेडिएंट्स को आपने समझ लिया, फिर ये टॉपिक ख़त्म, कुछ नहीं बचा उसके बाद। तो वो जो 5-6 टॉपिक है, 5-6 इंग्रेडिएंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम से बेसिक वे में वो आपको समझा दूँ, क्योंकि वो समझ गए तो बस टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो बोला जाता है, सबसे पहला होता है क्या? सम। ठीक है, अच्छा मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ लीजिएगा। अगर बात करें सम की, तो सम को हिंदी में क्या लिखा जाता है? कुछ, थोड़ा। समझ आ रही बात? क्या लिखा जाएगा? कुछ या थोड़ा। अच्छा, ये जो सम है, अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है? स्टेटमेंट लिखा जाएगा सम ए आर बी, ऐसा लिखा जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा ये कि हमने ये ए का पार्ट ले लिया और इससे रिलेटेड हमने किसका पार्ट ले लिया? बी का। ये हमारा क्या बन गया? सम। इतना सिंपल है। ठीक है, इसका मतलब ये बेसिकली कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ए बी है, और जो कुछ ए बी है वो हमने बना दिया। रिमेनिंग जो ए और बी जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने जिसको ओवरलैप नहीं कराया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जब कंक्लूजन अपन निकालेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे? चेकआउट करेंगे। फिलहाल तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है कि क्या हर बार सम को सम नेम से ही जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कई बार सम के लिए डिफरेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो क्या क्या यूज़ कर लेते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले कई बार आपको मिलेगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल ए आर बी, द लिटिल ए आर बी। समझ रहे हैं? उसका मतलब क्या होगा? सम। अच्छा, कई बार आपको ये नहीं मिले तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्यू, फ्यू ए आर बी, फ्यू बी आर सी, तब भी आपको क्या समझना है? सम ही समझना है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ सकता है मैक्सिमम ए आर बी, और फिर क्या आ सकता है? मिनिमम ए आर बी। दोनों ही कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ आई बात? उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद आ सकता है एटलीस्ट, वर्ड का यूज़ किया जाता है। और कई बार क्या यूज़ किया जाता है? एटमोस्ट। इसका भी मतलब क्या होता है? सम ही होता है। देखो कितने सारे उसके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। आप लिटिल ले लो, फ्यू ले लो, मैक्सिमम ले लो, मिनिमम ले लो, एटलीस्ट ले लो, एटमोस्ट ले लो, सारे का सारा। यही ख़त्म नहीं होता है, मैंने कई और सारे वर्ड भी देखे हैं। अगर आपका वर्ड यूज़ किया गया हो जनरली, तब भी आप क्या कंसिडर करोगे? अच्छा, कई बार ना परसेंटेज में वर्ड यूज़ किया जाता है। 30% ए आर बी, 100% ए आर बी, 250% ए आर बी, कुछ भी दे देगा। यू हैव टू मेक श्योर कि 0 से बड़ा और 100 से छोटा कुछ भी गिवन हो, इट विल बी सम। आप क्या बोलोगे? 0 से बड़ा और इस 100 से छोटा, मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कुछ भी आने वाला है, आप उसको क्या कंसीडर करने वाले हैं? सम कंसीडर करने वाले हैं। ये हो गया सम का। जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पुट कर दी। आपको इसका यूज कर लेना है, कब? आंसर फाइंड करते हुए। समझ आई बात? आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज। डन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये हमने कर दिया सम का। चलो, अच्छा, इस सम के बाद जो दूसरा होता है उसको मैं यहीं पुट करने वाला हूँ, जिसमें लोग होते हैं कंफ्यूज। और वो दूसरा क्या है? वो सेकंड आने वाला है सम नॉट का। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सम नॉट की अगर बात करें तो सम नॉट में कैसा स्टेटमेंट लिखा होता है? सम नॉट में लिखा होता है सम ए आर नॉट बी। इन्होंने क्या बोला? कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, नॉर्मली मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैं जब कभी भी पूछता हूँ, मैंने बच्चों में एक कन्फ्यूजन देखा है। वो कन्फ्यूजन क्या होता है? वो इसी डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं कि सर यही डायग्राम तो। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पार्ट है ये सम का है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट जो एक दूसरे से बाहर है वो सम नॉट ही तो है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। समझ रहे बात?
इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसके, ए और बी के बारे में, और जितनी बताई गई है हमने उतना ओवरलैप कर दिया, रिमेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सिलॉग्स में एक चीज़ अभी से ध्यान रखना है आपको, इफ़ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, it means they are saying you are not allowed to speak about the things। आपको कुछ एक्स्ट्रा बना के अपने एंड से बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हम अपन डे टू डे लाइफ में कर लेते हैं। किसी के बारे में इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता होती है, अपन उसको बढ़ा के इतना बड़ा बना देते हैं, समझ रहे हैं। किसी ने एक दिन कुछ मिस्टेक कर दी, अपन रोज़ उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। ये आपको नहीं करना है, यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन उतना ही फॉलो करना है। तो आखिर मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो मैं सम नॉट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। हाँ, बताने वाला हूँ। क्या सम नॉट की अगर बात कर ले तो आप ये ए का डायग्राम बना लो और ये किसका डायग्राम बना लो, बी का डायग्राम बना लो, और इस ए के अंदर आपका मन, मैंने तो ये चूज़ कर लिया है, आपका मन कहीं भी चूज़ कर लो, ये बना लो, और इसका रिलेशन इस बी के साथ कैसा होगा, नेगेटिव। इन्होंने क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जिसका रिलेशन बी के साथ कैसा है, नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर ऐसा है, इसका मतलब फिर बाकी सारे पॉजिटिव है क्या, बाकियों का नहीं पता। क्लियरली बोला है कुछ ए बी नहीं है, यू हैव टू टेक इट एज सिंपल कि कुछ ए बी नहीं है, बाकी होगा, नहीं होगा, है, नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। समझ आई बात। तो सम का डायग्राम ये, सम नॉट का डायग्राम ये। क्या सम नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से कुछ वर्ड यूज किया जाता है, फिलहाल यूज नहीं किया गया है, तो आपके पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब यहीं पर चूंकि जगह बच रहा है तो मैं आपको थर्ड यहीं बता देता हूँ। थर्ड की बात कर लेते हैं, और थर्ड वर्ड है क्या, ऑल। ऑल का अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप कैसे लिखने वाले हो, ऑल ए इज बी, इतना सिंपल सा। डायग्राम कैसे बना है देख लो, डायग्राम भी बहुत सिंपल है। आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, हमने ये बना दिया ए, इसको डाला वेल डायग्राम में, और इसके ऊपर बना दिया ये बी। समझ आई बात। इन्होंने क्या बोला, ऑल ए आर बी। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले ऑल लगा हुआ हो उसका डायग्राम आपको छोटा बनाना है, और जो दूसरा है उसका डायग्राम बड़ा बनाना है। अब सुनो, समझो, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने देखा कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो उसके पॉसिबल डायग्राम पढ़ाते हैं। नहीं है रिक्वायरमेंट, एकदम सिंपल रखिए। जब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछेगा तो आप पॉसिबिलिटी सोचना, अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है आपको भी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे को देखा मैंने, ऑल के लिए ये भी बना सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर भी हो जाए, ऑल यार भी। हाँ हो सकता है, लेकिन जब वो हो सकता है हमें पूछेगा तब हम भी हो सकता है में आंसर देंगे। अनटिल अनलेस वो पॉसिबिलिटी में नहीं जा रहा है आपको भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात। चलो, अब बात रही क्या कि सम के लिए सर आपने बहुत सारे वर्ड बता दिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बता दिए। सम नॉट के लिए नहीं है, क्या ऑल के लिए है, हाँ बिल्कुल है। तो ऑल का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है, देखिए ऑल का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले ऑल का रिप्रेजेंटेटिव है होल, उसके बाद है क्या, फुल, उसके बाद है क्या, कंप्लीट, है ना, ऑल, होल, फुल, कंप्लीट, उसके बाद क्या है, इंटायर, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात कही जाए, जैसी मैंने सम में बात की है, तो परसेंटेज में मेक श्योर 100 और 100 प्लस कोई भी नंबर गिवन हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। लिखा होल ए एज बी यस, फुल ए एज बी यस, कंप्लीट, इंटायर, कंप्लीट, कुछ भी मेंशन किया गया हो आपको समझना है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल का। समझ आई बात। तो ये हमने आपको 3 अभी तक बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ मैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जो भी करना हो कर लें। अब चलते हैं आगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत सिंपल है। चौथे की बात करें बच्चों, तो चौथा जो नेम है वो कौन सा है, चौथा है नो, है ना। और अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, नो ए इज बी, याद है ना पिंक का डायलॉग, नो मीन्स नो, है याद सबको। नो मीन्स क्या होता है, नो मीन्स होता है नो,
मतलब ये कि अगर लिखा नो ए इज बी तो ना तो ए बी को कनेक्ट करेगा ना ही बी ए को कनेक्ट करेगा, दोनों तरफ से 100% श्योरिटी के साथ ये रिलेशन मेंटेन करेंगे अपन। कैसा मेंटेन करेंगे? ऐसा मेंटेन करेंगे, इस ए को यहाँ बना देंगे, इसको यहाँ बना देंगे, इसके बीच में ये हो जाएगा। समझ आई बात? नो ए इज बी। अच्छा, क्या इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है? हाँ है। क्या? कई बार बच्चों यूज किया जाता है नन, कई बार यूज किया जाता है नॉट अ सिंगल, कई बार यूज किया जाता है नेवर, और अगर परसेंटेज की बात कर ले तो मेंशन किया जाता है 0%। ये चारों चीजें किसका है? नो का। तो ये जो चार हमने पढ़ा, ये चार बेसिक है। कौन कौन से चार बेसिक है? पहला सम, दूसरा सम नॉट, तीसरा ऑल, और चौथा ये आपका बेसिक हो गया। क्या हमारे चैप्टर में यही इंग्रेडिएंट्स है? नहीं बच्चों, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से? अभी ही बता के ही ख़त्म करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। भले आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रखते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आज का आज ही ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या है अभी बताते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक होता है क्या? 5th नंबर पे नेक्स्ट होता है ओनली। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कैसा होता है? ओनली ए इज बी। अब इसका डायग्राम कैसा बना है? ये ओनली वर्ड क्या पूछ रहा है हमसे, क्या डिमांड कर रहा है? तो पहले सबसे बड़ी बात ये बताओ, जब अपन ओनली की बात करते हैं तो आई होप आपको समझ में आता हो कि ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सिर्फ तुम जाओगे, ओनली ए विल गो देयर, ओनली बी विल गो देयर, ओनली ए विल ईट दिस, ओनली बी विल ईट दिस, ओनली ए विल कम इन द फंक्शन। मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या ये पॉजिटिव है? यस। क्या ये नेगेटिव है? यस। ओनली पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन भी देता है और नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी देता है। पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ कैसे। अच्छा, आप समझो, सपोज कर लो जैसे आपके पास ये 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। अच्छा, और इन चारों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई। आपसे क्या बोला गया? ओनली ए इज टॉलर देन बी। सपोज कर लो कि आपको इसको ऐसा कुछ अरेंज करना हो और लिखा है ओनली ए इज टॉलर देन बी। आउट ऑफ दीज 4 केवल ए ही बी से लंबा है। इसका मतलब बाकी सारे बी से क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब बाकी सारे बी से लंबे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो जहां एक रेस्ट्रिक्शन लगा है कि केवल ए बी से लंबा है, वहीं दूसरी जगह ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बाकी और कोई बी से लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की पोजीशन यहाँ पुट करके और इसको बी से लंबा बना देंगे, बाकी सी और डी की कंडीशन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब 100% श्योर। आपसे बोल दिया कि देखो आप 5 दोस्त हो, अजय विजय संजय, जो भी 2 और जोड़ लो, आप 5 दोस्त हो, और आपसे बोला गया कि देखो विजय केवल अजय से लंबा है, बाकियों से लंबा नहीं है। समझ रहे हैं? तो जैसे ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे किसी चीज के बारे में, दूसरा अपने आप ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा था? इसमें मैंने क्या बोला था? ओनली ए इज टॉलर देन बी। केवल ए ही बी से टॉलर है। इसका मतलब जो सी और डी है वो बी से टॉलर नहीं हो सकता, वो बी से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ना केवल पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया ओनली ने, बल्कि नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया। अब यहाँ पर उसका यूज कैसे करें? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे समझो। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, मैंने आपसे ऑनलाइन में भी पूछ रखा है ये। एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं एक दोस्त है मेरा सचिन, नहीं सचिन को छोड़ देते हैं, बड़ा के जाता है। एक दोस्त है मेरा सन्नी। अच्छा, सन्नी की एक गर्लफ्रेंड, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा पजेसिव। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या सन्नी जिसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या सन्नी चाहेगा कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे? बताइए। आपका आंसर आएगा नहीं। या आप खुद को ले लो, आप अगर नहीं, चलो लड़का ही कंसिडर कर लेते हैं। आप एक लड़का हो, यू आर अ बॉय, और आपकी एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है,
समझ रहे हो, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो आप चाहोगे कि आपकी जो क्लोज फ्रेंड है उसका कोई और भी आप जैसा क्लोज फ्रेंड हो? आपका आंसर होगा नहीं। क्या होता है वहाँ पे? पजेशन आता है। तो ओनली पजेशन को भी शो करता है, पजेसिवनेस दिखाता है। समझ आई बात? तो कैसा? अब एक बात बताओ, आखिर मैं कौन सा डायग्राम बनाऊं तो आपको ये लगने लगे कि हाँ इस वाले में तो जो ये रूल है वो 100% फॉलो हो रहा है कि भाई ए बहुत पजेसिव है बी के लिए, वो हर तरफ से बी को रोके रखेगा। तो देखते हैं, आप जिसको बोलोगे वो करेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया, इस ए को इस, क्या ए ने बी को चारों तरफ से कवर कर दिया, इस तरीके से घेरा घेरा लगा के चल रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, एक खुद ही अंदर चला गया, बी ही बाहर है, बी को और लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई जुड़ सकता है उसमें, है ना, कनेक्शन जा सकता है, ये वाला तो करेक्ट नहीं। क्या हमने ए और बी का ये कन्फिग्रेशन बना दिया, क्या इसमें हो सकता है? कहोगे नहीं सर, इसमें तो ए ने बी को थोड़ा सा कवर कर रखा है। तो बचा क्या? तीसरा। तीसरा जो बचा वही हमारा करेक्ट होने वाला है। और तीसरा हमारे पास बचा जो, उस पर लाने से पहले मैं ज़रा पहले इनको इधर साइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास क्या बचा? हम बच्चों इस बी को छोटा बनाएंगे और इसके ऊपर किसको? ए को बड़ा बनाएंगे। दिस इज समथिंग जिसके बारे में हम पिछले 5 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले कन्फिग्रेशन में देखो तो इस ए ने बी को चारों तरफ से कवर कर लिया है। इसको समझे कैसे, कैसे पता लगा कि हमने यही काम करना है? तो आप ध्यान रखिए, ये अगर एज पर रूल मैं आपको बताऊं, एज पर क्या बताऊं, एज पर रूल में अगर आपको बताऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ओनली है ना, ओनली एक्चुअल में किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ऑल का। लेकिन जब आप ओनली को ऑल में कन्वर्ट करते हो ना तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन बदल जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, और ये बनेगा आपका इस कंडीशन में। और याद है आपको ऑल में मैंने बताया था, मैंने अभी अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि ऑल में जिस वेरिएबल के पहले ऑल होता है वो छोटा होता है और जो बाद में होता है वो क्या होता है? बड़ा। जैसे ही हमने ओनली को चेंज कर दिया तो हमें पता चला कि भाई बी के पहले ऑल है, बी को क्या करना पड़ेगा? छोटा, और ए को क्या करना पड़ेगा? बड़ा। But while making this Venn diagram, you have to keep one thing in your mind, which is कि इस B का बाकी सबसे कैसा रिलेशन हो जाएगा? नेगेटिव। इस B को कोई टच नहीं कर सकता है, दैट इज ओनली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में सिलॉग से आने वाले पेपर, जो सिलॉग से आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, अगर एक पेपर में 4 क्वेश्चन आता है तो 2 में आपको ये मिलने वाला है। ऑलराइट, फ़ोन रिसीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जिसका फ़ोन रिसीव ना करो एक बार तो दोबारा फ़ोन ही नहीं आता है। अब आप इस चक्कर में रह जाओगे कि कब आएगा, रिसीव करके सही किया, रिसीव करके गलत किया, सब CND डाउटफुल हो जाता है। चलिए, तो ये आपका 5वां है। अब आते हैं छठे पे। अच्छा, छठे में क्या होगा? छठे में एक वर्ड है जिसको मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, लेकिन उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा। अब क्या लिखेगा? ओनली अ फ्यू। मैंने अभी अभी आपको ओनली समझाया, रेस्ट्रिक्शन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैंने पहला टर्म सम ही बताया था जिसमें आपको लिखा दिया था फ्यू, आपको याद होगा। और फ्यू का मतलब क्या था? सम या थोड़ा। अब इसको बनाए कैसे? अब इसको अगर स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट में लिखा रहता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए इज बी। केवल कुछ, केवल मतलब ओनली मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन इस बार ये जो ओनली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्यू को। मतलब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। डायग्राम कैसा बना है अभी बना देते हैं। डायग्राम हम इसका कुछ ओनली अ फ्यू वाले का डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमने इस ए का कन्फिग्रेशन बना दिया, हमने इस बी का कन्फिग्रेशन बना दिया, इसको हमने सम से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिवली, और इसी ए में से कुछ पार्ट ऐसा चूज कर लिया, इसका बी से कैसा कर दिया? नेगेटिव। दिस इज समथिंग विच रिप्रेजेंट ओनली अ फ्यू ए इज बी। समझ आया? ये छठा। एक और बच रहा है लास्ट, बता ही देता हूँ मैं उसको बता के ख़त्म करते हैं। मेक श्योर ये याद रखिएगा, आउट ऑफ 5 3 से 4 क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू का यूज होता है और बच्चे 100% टाइम गलत करते हैं। लिख देगा ओनली अ फ्यू ए इज बी और कंक्लूजन आपसे पूछ लेगा ऑल बी इज ए इज पॉसिबल। आपसे पूछ लेगा ऑल ए इज बी इज पॉसिबल, इतना, और फिर अपन उसमें अटक जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ वर्ड्स बताए कैसे यूज करना है और उससे क्या वेन डायग्राम बनेगा वो मैंने बता दिया।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जो कंक्लूजन्स बनेंगे आउट ऑफ 8 कंक्लूजन में बना के आपको बताऊंगा उसमें से कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा और कौन सा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। एक मैं आपको बता देता हूँ जो एक बार मैंने पेपर में देखा है, एक दो बार नहीं, 2-3 बार देखा है मैंने, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एज वेल एज। अच्छा, कैसा स्टेटमेंट कैसा पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में सम का भी यूज हो सकता है, ऑल का भी यूज हो सकता है। कैसा पूछ लेगा आपसे, सम ए आर बी एज वेल एज सी, इंपॉर्टेंट है। अब पहले एज वेल एज का समझ लो। एज वेल एज का मतलब हिंदी में देखे तो क्या होता है, आप क्या लिखोगे, कुछ ए बी भी है और वही ए जो बी है वही ए और क्या है, सी भी है। दोबारा समझिए, क्या लिखा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, एज वेल एज वही ए जो बी के अंदर है वो किसके अंदर है, सी के अंदर। डायग्राम कैसा बनाओगे मैं बताता हूँ। आपने बना लिया इस ए का डायग्राम, आपने बना दिया इस बी का डायग्राम, आपने कुछ ए का पार्ट, ये जो ए का पार्ट है वो किसके अंदर रखा है, बी के अंदर। अब आप क्या करने वाले हो, मैं कलर चेंज कर दूं आपको क्लियर दिखे, ये जो ए का पार्ट जो बी के अंदर है वही और किसके अंदर हो जाएगा, सी के अंदर। ये हो गया सम ए आर बी एज वेल एज सी। अच्छा, मैंने कहीं इसका एक दूसरा डायग्राम देखा है बने हुए, पहले मैं इसको छोटा कर दूं ताकि मैं आपको वो डायग्राम दिखा पाऊँ। मैंने कहीं इसका दूसरा डायग्राम देखा है, वो कैसा देखा है, वो कुछ ऐसा देखा है, समझो उसमें ऐसा था, ऐसा था, ये ए का पार्ट और ये किसका पार्ट, ये बी का पार्ट। तो हमने ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये ए का पार्ट किसके अंदर है, बी के अंदर है, और इसमें हमने पुट कर दिया किसका, सी का पार्ट, ये किसके अंदर हो जाएगा, सी का पार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी बात कर दी। ये होता है एज वेल एज। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपसे जितनी भी चीज़ें बता दी वो आपके लिए बहुत वाइटल होने वाली है तो सिंपल बट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये कि सिलॉक्स में कंक्लूजन, कंक्लूड, स्टेटमेंट क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्ड्स है जिसका यूज़ करके अपन सिलॉक्स को बनाते हैं, क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है, मैंने वो समझा दिया आपको। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, वही सारे वर्ड लिखवा दिए। आपके जो 6 वर्ड्स बनाए थे, 6 या 7 है, ये एज वेल एज लेके 7 हो गए, वो 7 हो। अच्छा, ये जो वर्ड्स है इसके अलावा एक भी वर्ड ही ऐसा नहीं है जिसके यूज़ करके क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने की कंडीशन अभी तक बनी है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ये 7 चीज़ें 3 स्लाइड्स अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली, तो सपोज करिए आपका चैप्टर बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई बात। अब देखिए, अब अगर सपोज कर लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ, आपने समझा तो दिया, आपने समझा तो दिया कि ये जो सम ए आर बी है, आपने समझा तो दिया कि इसका डायग्राम सम ए आर बी है, ये समझा तो दिया, चलो ठीक है समझा दिया। इससे रिलेटेड कितने कंक्लूजन बन सकते हैं और वो कंक्लूजन में से कौन सा 100% राइट होगा, उस कंक्लूजन में कौन सा 100% रॉन्ग होगा, उसमें से कौन सा होगा जिसमें हम 100% श्योरिटी से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों देखो, ऑफलाइन क्लास की मैंने बात करी थी, मैंने तभी बोला था कि मैं आपको एग्जैक्ट वैसा ही बताने वाला हूँ जैसा मैं उधर पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या कराता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, कितने। आपका एक स्टेटमेंट यानी कि ए और बी से इस वाले कंक्लूजन में या किसी भी 2 वेरिएबल से रिलेटेड टोटल 8 कंक्लूजन्स बनाए जा सकते हैं और उसी 8 कंक्लूजन को चेकआउट करना है, कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। एक मैं बताता हूँ, बाकी होमवर्क मिलेगा। कौन सा बताता हूँ, देखिए। सपोज कर लो कंक्लूजन नंबर 1 लिख दिया, सम ए आर बी। कंक्लूजन नंबर 2, सम बी आर ए। कंक्लूजन नंबर 3, all A is B. Conclusion number 4, all B is A. Conclusion number 5, some A are not B. Conclusion number 6, some B are not A. Conclusion number 7, no A is B. Conclusion number 8, no
बी इज ए। इन 8 कंक्लूजन के अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने इन 8 कंक्लूजन को समझ लिया तो आपके सिलॉक्स की दुनिया हो जाती है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। और दूसरी बात ये, इतना बेसिक, इतना सिंप्लीफाइड, इतना डिटेल्स में मैंने अपने पढ़ाई के दौरान से लेके पढ़ाने के दौरान तक लगभग 12 ईयर्स हो गया, आज तक नहीं देखा है ऑनलाइन। यूज़ करें इसका। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसा उतारूँ कि न केवल आप पढ़ने के लायक हो, बल्कि अगर आपका मन हो पढ़ाने की कंडीशन तो आप पढ़ाने के लायक तैयारी कर पाओ। समझ आई बात? चलिए देखते हैं। अच्छा, अब इसमें चेकआउट करना पड़ेगा कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सम ए आर बी करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा देखो, थ्रू आउट द ईयर्स एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा है लोगों में कि नहीं, जो स्टेटमेंट है वही अगर कंक्लूजन में हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे। ये क्या है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमने क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। ये आपका बेटा क्या है, स्टेटमेंट जो नीचे है। और अगर इसकी बात कर लें तो ये क्या है, कंक्लूजन, ठीक है। ये है आपका एक स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन। डन। तो बोला कि अगर जो स्टेटमेंट वही अगर कंक्लूजन है, सर कैसे इसको राइट रॉन्ग करेंगे। बहुत थ्रू आउट द ईयर्स मैंने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन देखे, लेकिन नॉर्मली अपन इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले हैं, फॉलो, टिक। अच्छा, सम बी आ रहे, देखना क्या क्या बी ने ए को ओवरलैप कर रखा। आप कहोगे हाँ ओवरलैप तो कर रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉलो है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे बात। कह रहा है ऑल ए इज बी। कंक्लूजन हमसे बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा बताओ, ऐसा बताओ, ऑल ए इज बी बताओ। आप कहोगे नहीं, हमारे पास तो सम की बात की गई है, सम ही पता है। 100% श्योरिटी हमारे पास ऑल के बारे में नहीं दी गई है। थोड़ा बताया है, आप मेरे से थोड़ा ही पूछो। आप मेरे से ज़्यादा पूछोगे, मैं इसका आंसर 100% श्योरिटी से ना देके आपको क्या बोल दूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और फाइनली मैं इसको क्या बोल दूंगा, फाइनली मैं इसको बोल दूंगा डू नॉट फॉलो। समझ आई बात? अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलने लगती है, नहीं नहीं करेक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर इस ऑल ए इज बी को ऐसा लिखा गया होता, ऑल ए इज बी, और उसके साथ ये ऐड कर दिया जाता। क्या ऐड कर दिया जाता, ये पॉसिबल। क्या ऐड कर दिया जाता, ऑल ए इज बी इज पॉसिबल। तो यस, हम इसको 100% करेक्ट करते। लेकिन क्या मैंने इस कंक्लूजन में ऑल ए इज बी में पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ा है, नहीं जोड़ा है। अनटिल अनलेस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी ना गिवन हो, आप अपने एंड से पॉसिबिलिटी उसमें पुट नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो मैंने सिंपल रखा है ऑल ए इज बी। आप देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, भाई जितनी दी गई इन्फॉर्मेशन उतना पूछो ना। आप उसे एक्स्ट्रा पूछोगे हम नहीं बता पाएंगे, हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नॉर्मल डे टू डे लाइफ पागलों जैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है। इतना पता, इतना बकवास करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना फैला देंगे। और वो भी समझो, पॉजिटिव होगा तो उसको लोग रोक लेते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फैलाते नहीं है। कैसे, अरे वो मेरे से आगे निकल जाएगा, उसको ज़्यादा क्रेडिट मिल जाएगा, काम किसी और ने किया है ज़्यादा, नहीं बताऊंगा, ओहो हो उसने अच्छा काम कर दिया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फैलेगी, वो तो उसका नाम हो जाएगा, नहीं बताऊंगा मैं। फिर क्या, जिसने कम काम किया हो, ये थोड़ा सा भी अच्छा काम करने वाले से नेगेटिव हो गया, हम उसको ऐसा ढिंढोड़ा पीट के इतना बड़ा कर देते हैं, ये ले, इसी का तो इंतजार ही कर रहा था, तू अभी अभी आया मेरे सामने हीरो बन रहा है, ये दिखाता हूँ। वो नहीं करना है। सिलॉक्स इज नॉट समथिंग लाइक दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल ए इज बी। क्या ऑल बी इज ई, नहीं, हम इसको भी फाइनली क्या करने वाले हैं, सी एंड डी, और फाइनली क्या कर देंगे, डू नॉट फॉलो। अगर यहाँ पर भी ऑल बी इज पॉसिबल लिखा होता, करेक्ट करते, पॉसिबिलिटी नहीं है, सोचे ही नहीं, ठीक है। तीसरे में आता है सम ए आर नॉट बी। अब आप कहोगे हाँ सर, हाँ बिल्कुल है ना, ये जो पार्ट है ये नेगेटिव भी तो है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव का मतलब उसमें ये लाइन इन्फॉर्मेशन में दी गई हो। मैंने बोला कि देखो हमारा एक पड़ोसी है ए और एक दूसरी पड़ोसी है बी। हमने अपने ए पड़ोसी के उसके घर में 8 लोग हैं ए पड़ोसी के, और हमने उसके घर के 3 लोगों को बी के घर जाते देखा। हमने आपसे इन्फॉर्मेशन दी कि 3 लोगों को मैंने जाते देखा। तो क्या 5 लोग नहीं गए? क्या 5 लोगों के जाने की कंडीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? नहीं, मैंने दी नहीं। मैंने 3 को जाते देखा, हो सकता है 5 पहले चले गए, हो सकता है 5 बाद में चले गए, अपने को नहीं पता रे भैया।
हम अपने एंड से 100% श्योरिटी नहीं लगा सकते। तो अगर कंक्लूजन में ये पूछा जाए कि मैंने उन 5 लोगों के बारे में 100% श्योर हूँ वो नहीं गया, तो आप कहोगे नहीं, हमारे पास 3 की इन्फॉर्मेशन है, हम रिमेनिंग 5 की इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं। इसका मतलब हम इसको भी क्या करने वाले हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फाइनली क्या करने वाले हैं, डू नॉट फॉलो। पॉसिबिलिटी लगा दोगे, करेक्ट कर दूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे, डू नॉट फॉलो कर दूंगा। यही मैंने आपको इस वाले पैटर्न में जब मैं आपको समझा रहा था, यही समझा रहा था। राइट अलग होता है, रॉन्ग अलग होता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन में पॉसिबिलिटी लगा दोगे, फॉलो कर दूंगा, नहीं लगाओगे, नहीं करूंगा फॉलो। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं सम भी आर नॉट है, सेम है, नो एज भी 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सम तो ओवरलैप कर ही रखा है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते उसको। समझ आई बात? तो ये आपके 8 कंक्लूजन है। इसी 8 कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी भी जोड़ सकता है, इसी 8 कंक्लूजन में नॉर्मल भी जोड़ सकता है। समझ आई बात? तो आज इतना ही। कल मैं आपके लिए जो रिमेनिंग 6 है, पहले उस 6 का ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा दिमाग में घुसेड़ा जाए कि 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने एंड से उसको बना के लाए, ताकि जब मैं बना के रहूँ और आपका जो बना हुआ उसको कंपेयर कर पाए, और अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधार करें। ठीक है, चलिए इसी पॉजिटिव नोट्स पे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है कि पेपर के लिए पढ़ते रहें, खूब सारा सेट लगाते रहें। जल्दी ही पेपर है आपका 25 मई को। बेस्ट ऑफ लक तो है ही हमारी तरफ से, मेहनत हम कर ही रहे। अच्छे से पानी पीते रहें, डिहाइड्रेटेड रहें, हेल्दी रहें, फिट एंड फाइन रहें। जय हिंद।